हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट साइंस का सेकेंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिफ्थ में आप पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक चैप्टर था, अच्छे से पढ़ लिया था। चैप्टर फर्स्ट में अभी 6 क्लास की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें फूड था। फूड आता कहाँ से, फूड के सोर्सेस, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा फूड बनता है ना, कहाँ से आता है, एनिमल से या प्लांट से, प्लांट के भी किन हिस्सों से, अलग अलग रीजन का अलग अलग फूड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये मटेरियल है, जिन जिन चीज़ों से हमारा फूड बना है, वो मटेरियल किन चीज़ों से बना है, क्या न्यूट्रिएंट हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं 5th क्लास में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हम फूड आइटम की हमने टेबल बनाई थी जो हम खाते हैं। फिर हमने ये भी बनाया था कि ये किस प्लांट के किस हिस्से से आते हैं, ठीक, और इंडिया के कौन कौन हिस्से में कौन कौन सी आइटम, फूड आइटम खाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक खाना है जिसमें कि चपाती, दाल या बैगन की सब्ज़ी हो सकती है। दूसरा हो सकता है जिसमें चावल, सांभर और एक सब्ज़ी हो, जैसे लेडी फिंगर की, भिंडी की कोई सब्ज़ी हो। दूसरा खाना हो सकता है कि अप्पम हो, फिश करी हो और वेजिटेबल्स हो। इस तरह के खाने का कॉम्बिनेशन अलग अलग हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो पहले एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या होता है, हमारा जो मील है उसमें कम से कम एक आइटम ग्रेन से बना होता है, एक आइटम वेजिटेबल से बना होता है, और इसमें दही भी होता है, बटर मिल्क भी होता है, अचार भी होता है। तो जो टेबल दी है 2.1 नंबर में, इसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट रीजन्स के खानों का कुछ सैंपल दे रखा है, किस तरह के खाने कुछ खाए जाते हैं। तो आप देखिए इसको, और इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ और खाने ऐड करिए। देखते हैं टेबल, ये है टेबल। इसमें क्या रीजन स्टेट दिए हैं। स्टेट पहला दिया है पंजाब। आइटम ऑफ ग्रेन, ग्रेन अनाज का आइटम क्या होता है, मक्की की रोटी, कॉर्न रोटी, है ना, मेज के आटे की रोटी। दूसरा है दाल का आइटम या मीट का आइटम क्या होता है, तो राजमा, मक्के के आटे और राजमा, किडनी बीन्स जिसको बोलते हैं, उसकी दाल हो गई। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, तो मस्टर्ड की लीफ की करी हो गई। और दूसरे आइटम में हो गया कर्ड और घी, दही और घी। ये हो गया पंजाबी थाली एक। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्पेशल फूड अगर बात करें तो उसमें अनाज का आइटम में क्या होगा, राइस होगा। दाल में अगर देखें तो तुअर की दाल होगी या रसम होगा, रसम से तो चारू भी बोलते हैं। साथ में वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो कुंदरू या डंडा कई, डोंडा कई बोलते हैं जिसको, कुंदरू, उसकी सब्जी हो गई। और अदर्स में बटर मिल्क हो गया, घी हो गया और अचार वगैरह हो गया। ठीक, इस तरह से दो थालियाँ आपको, दो स्पेशलिटी बताई। आपको इस टेबल को और एनालाइज करना है, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से पूछ कर या कहीं से पढ़ कर कि एमपी का खाना क्या है, यूपी का मेन खाना क्या है, मेन ग्रेन का आइटम क्या होगा, और उसमें दाल कौन सी होगी, वेजिटेबल कौन सा होगा और अदर्स में क्या क्या होगा। इस तरह से एटलीस्ट 10 स्टेट का आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, चैप्टर में वापस चलते हैं। कई बार हमारे खाने में रियली ये वैरायटी नहीं होती है। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें जो कुछ अवेलेबल होता है वो खा लेते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ये सारी वैरायटी हम खा सकें, या फिर कोई और रीज़न हो। तो ये इसका क्या वजह है कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे खानों में मिलता है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, केरला और कश्मीर, इनके खानों में इतनी वैरायटी क्यों है, इसका क्या पर्पज़ है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये जो डिफरेंट फूड आइटम होते हैं इनमें डिफरेंट कंटेनमेंट्स होते हैं। इनकी जो कंटेनिंग होती है इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं हर जो डिश है वो अलग, एक या कई अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है, जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। ये इंग्रेडिएंट होते हैं इनमें कुछ निश्चित कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को
इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है हमारे फूड का वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट हैं हमारे फूड के। पढ़ चुके हैं 5th क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। जो सारे फूड होते हैं सब में क्या ये होता है, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं? कुछ सिंपल मेथड है, हम चेक कर सकते हैं विथ कुक्ड फूड आर रॉ इंग्रेडिएंट कि उनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं कि नहीं। जो टेस्ट हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए अवेलेबल हैं, वो कंपेयर करने के लिए, मतलब ये 3 के लिए तो अवेलेबल ही है, इनको करते हैं और इनके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। फॉर कैरिंग आउट, इन टेस्ट को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आयोडीन सोल्यूशन की, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की, और आपको टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो है आपके पास आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, ठीक है, वो कुक्ड फूड या रॉ मटेरियल पे हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद आप इन वो करेंगे, जैसे कि ये टेबल दी हुई है, 2.2 नंबर टेबल दी है। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर्ड आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ये बताया है आयोडीन सोल्यूशन बनाने का तरीका कि टिंचर आयोडीन लेंगे हम और उसमें आधा पानी ऐड कर देंगे और कुछ बूंद आयोडीन टिंचर की डालेंगे तो हमें आयोडीन सोल्यूशन मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीमीटर 100 ml पानी में डिज़ोल्व करेंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा है कास्टिक सोडा बनाने का, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा को हम 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे जिससे हमें कास्टिक सोडा का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो अब टेस्ट करने हैं, ये चेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट अवेलेबल है या नहीं किसी फूड में, नहीं कि नहीं। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो फूड आइटम आपको अवेलेबल है उन्हीं में से कर लेना है। आपको खुद किसी भी केमिकल को खाना या छूना हाथ से नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के साथ शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में अवेलेबल होता है वो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में होता है, तो उसको चेक करने का आसान तरीका है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, ये एक्टिविटी 2, स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। एक छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम हम ले लेते हैं या रॉ इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, कच्चा आइटम ले लेते हैं, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालते हैं, जैसा कि फिगर में 2.1 में ये दोनों बच्चे करते हैं। डालते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो फूड आइटम है क्या उसका कलर चेंज हुआ है, क्या ये ब्लू ब्लैक हो गया है, गहरा नीले काले रंग का हो गया है। अगर हो गया है तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च था और ये आयोडीन टेस्ट हुआ, इससे पता चला कि इसमें स्टार्च है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यही टेस्ट आप रिपीट करिए दूसरे आइटम्स के साथ, है ना, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्च है कि नहीं है। फिर टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम या रॉ मटेरियल ले लीजिए जिसको आपको टेस्ट करना है, और फिर अगर सॉलिड है तो आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, या फिर पाउडर करना पड़ेगा। एक पाउडर बना लीजिए, उसका ग्राइंड करके मैश कर लीजिए उस आइटम को, और फिर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो मैटर ले लीजिए, फिर 10 ड्रॉप्स उसमें पानी की डालिए और उसको घोल लीजिए टेस्ट ट्यूब में, तो उसका लिक्विड बन गया जो भी फूड आइटम है उसका,
और फिर एक ड्रॉपर का यूज़ करके उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, 10 ड्रॉप्स डाल देंगे। और 10 ड्रॉप्स डालेंगे, नहीं 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालेंगे। उसको अच्छे से हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए खड़ा करके छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि जो कंटेंट है वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा। और वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन है, उस फूड आइटम में प्रोटीन है, ये वॉयलेट कलर से प्रूव हो गया। अब ये आप टेस्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी चेक कर सकते हैं, दूसरे फूड आइटम पर भी टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट फॉर फैट्स, फैट का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, कोई फूड आइटम या रॉ मटेरियल लेंगे, उसको एक पेपर के पीस में रैप करेंगे और उसको पीस देंगे। पीसने के बाद ये देखना है कि पेपर ना फटे, मतलब उसमें पेपर ना मिक्स हो जाए, ठीक। फिर पेपर को सीधा करेंगे, उसको देखेंगे क्या पेपर में कोई ऑयली पैच बने। पेपर में अगर ऑयली पैच बन गए हैं तो पेपर को आप लाइट के अगेंस्ट देखो, लाइट के अगेंस्ट करके देखोगे तो आपको आराम से लाइट धीमी धीमी दिखाई देगी उन पैचेस के थ्रू, अगर उनमें ऑयली पैच बन गए हैं तो ये जो ऑयली पैच हैं ये दिखाते हैं कि उस फूड आइटम में फैट था, फूड आइटम में फैट था। हो सकता है उसमें थोड़ा सा पानी भी हो, इसलिए आपने जब उसको पेपर के साथ रब किया तो पहले पेपर को सूख जाने दें, उसके बाद देखें कि पानी तो है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर भी उसमें अगर ऑयलीनेस है, ऑयली पैचेज हैं, तो इसका मतलब उसमें फैट है, ठीक। अब इन टेस्ट से क्या पता चला, अब इससे ये पता चला कि जो फैट, प्रोटीन और स्टार्च है वो सारे फूड आइटम में प्रेजेंट है, जिनमें जिनमें हमने टेस्ट किया। तो इससे ये भी पता चला कि क्या एक फूड आइटम में कई न्यूट्रिएंट हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं या सिर्फ कुछ ही हैं। हमने 3 न्यूट्रिएंट चेक किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा भी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, उनको चेक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये टेबल देख लें। ये टेबल नंबर 2.2 है, इसको फिल करना है। जब हमने ये टेस्ट किए ना, ये 3 टेस्ट किए, तो उस टेस्ट के बेस पे ये टेबल को फिल करना है। पहला जैसे ये फूड आइटम्स दिए, हमने रॉ पोटैटो, कच्चा आलू लिया और उसमें चेक किया तो स्टार्च यस निकला, प्रोटीन और फैट की प्लेस खाली है, नहीं निकला प्रोटीन और फैट। फिर मिल्क का चेक किया तो उसमें स्टार्च नहीं निकला, प्रोटीन निकला, फैट नहीं निकला। फिर ग्राउंड नट मूंगफली चेक की तो उसमें स्टार्च और प्रोटीन खाली निकले, फैट निकला ना, फैट निकला, स्टार्च और प्रोटीन नहीं निकले। इसी तरह से इतने सारे फूड मटेरियल उसने दे रखे हैं जिनको आपको चेक करना है, खुद से टेस्ट करना है और ये टेबल को फिल करना है, जिससे हमें पता चलेगा किसमें फैट है, किसमें कार्बोहाइड्रेट और किसमें प्रोटीन्स। ओके। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, हमें इतने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ही क्यों है, हमें एक से ही काम क्यों नहीं चल सकता, तो ये पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है उतने ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। फूड जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। फूड और कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले जो फूड होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जिस फूड में प्रोटीन अवेलेबल होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। अब पहले ही फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस का। स्वीट पोटैटो, शकरकंद आलू जिसे बोलते हैं, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, मेज के दाने और मेज मतलब कॉर्न और बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है।
सेकंड में जो ए नंबर फिगर है इसमें फैट के दिए हैं एग्जाम्पल। फैट कहाँ से मिलता है, तो डिफरेंट टाइप के ऑयल और घी से मिलता है, ठीक है। तो ग्राउंड नट्स, मूंगफली, ग्राउंड नट का ऑयल भी आता है, ठीक। साथ में नट्स, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, इनसे भी फैट मिलता है। साथ में तिल, जिसको सिसमी बोलते हैं, सिसमी, सफ़ेद तिल, काला तिल आता है, तिल का तेल भी आता है, ये सब फैट देते हैं। सोयाबीन का ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब फैट गिविंग है। इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और ये फैट की तरह भी फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ये जो फिगर है, ये सोर्सेज हैं फैट के ही हैं, लेकिन वो प्लांट से थे। ये जो ऑयल्स थे ये सब प्लांट से मिलने वाले फैट के सोर्सेज थे। अब ये नीचे जो है एनिमल के सोर्सेज हैं फैट, एनिमल दैट गिव फैट्स। तो पहला दिया है मीट, कोई सा भी मीट हो सकता है, वो चिकन, मटन। दूसरा है घी, एनिमल से मिलता है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, फिश है, एग है, ये क्या है, एनिमल से मिलने वाले फैट प्रोडक्ट्स। नाउ दिस फिगर, अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम कि प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर के लिए। लिए हम बोलते हैं इसको बॉडी बिल्डिंग फूड। तो दो फिगर दिए हैं इसमें भी। पहला प्लांट के सोर्स दिए हैं प्रोटीन गिविंग सोर्स, और दूसरा एनिमल के प्रोटीन गिविंग सोर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो पहले प्लांट से जो मिलते हैं वो ज़्यादातर दालें हैं, क्या हैं, ग्राम, मूंग, तुअर, बीन्स, सोयाबीन्स, पी, ठीक। ये सब पल्सेस हो गई जो रिच सोर्स है। तो जो वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो लोग दाल से और दूध से अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। और ये बी नंबर जो फिगर है इसमें एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, वही है जिनसे फैट मिल रहा था, मीट, मिल्क, एग, फिश और पनीर, चीज़ जिसको बोलते हैं। इससे क्या मिलता है, फैट, प्रोटीन मिलता है, एनिमल के सोर्सेज हैं ये। अच्छा, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, बीमारियों के खिलाफ। विटामिन हमारी आँखों की रोशनी बनाए रखने में, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को चला के रखने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी मिसिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि विटामिन बी जो है वो ग्रुप में मिलता है, कॉम्प्लेक्स में मिलता है। 1 से लेकर 12 तक 12 विटामिन हैं बी के, इसलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये सारे विटामिन की हमारी बॉडी को एक छोटी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। विटामिन सी हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है। विटामिन डी हमें कैल्शियम, हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो कैल्शियम हमारे बोन्स में और टीथ में बना रहे, विटामिन डी। तो इसलिए बॉडी की बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और जिनमें विटामिन ज़्यादा है वो फिगर नीचे दे रखी है। इसके बाद मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन इसेंशियली होती है, जस्ट लाइक विटामिन्स। पहले फिगर देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स में क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल, ये विटामिन ए के सोर्स हो गए। अगर बी की बात करें तो व्हीट, राइस और लीवर। लीवर की मतलब नॉनवेज है ना, मीट से मिलने वाला। साथ में विटामिन सी के सोर्स की बात करें तो खट्टे फल जिसमें आ जाते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला और ग्रीन चिली और गुआवा, ये विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अब बात करें विटामिन डी की तो मिल्क और फिश, साथ में बटर, लीवर और एग्स विटामिन डी के सोर्सेज हैं। इसके अलावा सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद से ही बन जाता है।
ये देखो बात कर रही पहली बोल रही है कि हमारी बॉडी भी विटामिन डी खुद बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। हमारी आजकल की जो दिनचर्या है, हम सूरज की रोशनी में निकलते ही नहीं हैं, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, घर तक धूप आती नहीं है, और आती भी है तो हम अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना, ये विटामिन हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अब फूड आइटम्स जो होते हैं यूजुअली उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा इसको जब आप टेबल 2.2 बना रहे थे, या अभी हम देख रहे थे कि मिल्क और फिश और मीट, एग और दालें ये बार बार रिपीट हो रही हैं, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये मल्टी विटामिन देने वाले हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग फूड है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमें देते हैं। रॉ मटेरियल में, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पका देते हैं तो न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है। राइस में, लेकिन अगर बात करें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करें अगर, तो वो एक मेन मटेरियल मान सकते हैं। जैसे राइस है तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है दूसरे न्यूट्रिएंट की अपेक्षा, इसलिए राइस को एक कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स ऑफ फूड बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स जिसको रफेज बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं। रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, है ना, जैसे स्प्राउट्स वगैरह, और दालें, पोटैटोज, ताज़े फल, सब्जियां, ये रफेज के सोर्स होते हैं। रफेज कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं देता, लेकिन इसेंशियल होता है, हमारे फूड का इसेंशियल कंपोनेंट है, इसलिए इसको बड़ी मात्रा हमें खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से बचा कर रखता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में रफेज हेल्प करता है। अब मिनरल्स के सोर्सेज की ये फिगर दी हुई है। आयोडीन के सोर्स की बात करें तो ये फिगर है, जिंजर और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फिश है। फिर दूसरा है फॉस्फोरस के सोर्स, तो बनाना, ग्रीन चिली, मिल्क, व्हीट और राइस फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं। फिर बात करें आयरन के सोर्स, तो पालक है, स्पिनैक, लीवर है, एप्पल है, गुआवा है, ठीक है, ग्रीन लीफी दूसरी वेजिटेबल्स हैं जिनमें आयरन होता है। कैल्शियम की सोर्स की तो मिल्क और एग। अब रफेज हो गया, बचा वाटर। वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वाटर नहीं होगा तो जो हम फूड खाएंगे वो ऐसे का ऐसा बाहर निकल जाएगा, और वो भी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मूव ही नहीं होगा, हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। बॉडी में 70% वाटर होना चाहिए। तो ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, स्वेट और यूरिन के फॉर्म में, साथ में डाइजेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले तो हम जो लिक्विड्स पीते हैं, पानी, मिल्क, टी, इनसे वाटर मिल जाता है। इसके अलावा जो हम कुक्ड फूड खाते हैं उसका भी काफ़ी हिस्सा वाटर से ही बना होता है। साथ में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लेते हैं उससे भी हमें वाटर मिल जाता है। अब थर्ड एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, एक टमाटर लेना है या कोई दूसरा फल जैसे कि लेमन लेना है, उसको छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो आपको महसूस होगा कि ये करने में आपके हाथ गीले हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसको आप काट या छील रहे थे या ग्रेट या मैश कर रहे थे, है ना, वो फ्रेश वेजिटेबल्स में से क्या इतना सारा पानी निकलता है, इसलिए आपके हाथ गीले हो गए। तो हमने ये देखा कि बहुत से जो फूड मटेरियल हैं वो अपने आप में ही पानी का एक अच्छा कंटेन होते हैं, पानी अच्छी मात्रा में रखते हैं। तो हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है वो इसी से पूरी हो जाती है। और फिर इसके अलावा जब हम उसे कुक करते हैं तब भी हम उसमें पानी मिलाते हैं, और फिर भी कमी रह जाती है तो हम ऊपर से भी पानी पी लेते हैं, और हमारी बॉडी में वाटर इनटेक सही बना रहता है। अब हमने पढ़ लिए सारे न्यूट्रिएंट, वाटर, रफेज भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट।
बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिस फूड में सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट हमारी हेल्थ, एज और जेंडर के हिसाब से अवेलेबल हो, हमारी बॉडी की नीड, टाइम, सीजन के हिसाब से, उससे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। वो डाइट जिस फूड में सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू द सीजन, एज, जेंडर, है ना, और हेल्थ, उसके अकॉर्डिंग सारे अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं खाने में जितने की हमें ज़रूरत है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फूड। क्या आप सोचते हैं कि सभी उम्र के लोगों को सेम टाइप का खाना चाहिए? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस डाइट की क्या ज़रूरत है? और क्या बैलेंस डाइट उस पर भी डिपेंड करती है जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं? तो बिल्कुल, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट उसको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको प्रोटीन रिच फूड देना पड़ता है, जो बीमार होते हैं उनको एनर्जी और प्रोटीन दोनों की ज़रूरत होती है, विटामिन और मिनरल्स भी उनको ज़्यादा चाहिए, तभी वो अपनी डिजीज़ से लड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप एक चार्ट बनाइए जो भी आप एक हफ्ते तक खाते हैं और चेक करिए कि उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट आपने पढ़े अभी तक वो सारे अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। एक दिन में खाए जाने वाले फूड में सारे न्यूट्रिएंट वो मिल जाते हैं जो ज़रूरी हैं या नहीं है। देखो, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं साउथ इंडियन, जैसे इडली, डोसा, है ना, साथ में आटों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिस्सी रोटी, थेपला, ये सब सीरियल्स और पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स और दूसरे इसी तरह के जो फूड होते हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति बैलेंस डाइट खा सकता है बिना महंगा खाना खाए। बैलेंस डाइट के लिए हमें महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें वैरायटी ऑफ फूड हमारे खाने में शामिल करने की ज़रूरत है। सही तरह का खाना ही अभी वो इनफ नहीं है, इसको अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है ताकि इसके न्यूट्रिएंट खो ना जाए। क्या आप जानते हैं कि जब सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट हैं वो पकाने में और काटने धोने में ही वेस्ट हो जाते हैं, तैयारी में ही वेस्ट हो जाते हैं। पहले पहेली का सुन लेते हैं। पहेली आश्चर्य करती है कि एनिमल्स के फूड में भी ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं और क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है? पहेली ये पूछ रही है। चलिए पढ़ते हैं। अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने और छीलने के बाद धोएं, है ना, तो क्या होगा? उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे लॉस हो जाएंगे, उनके विटामिन्स लॉस हो जाएंगे। जो वेजिटेबल और फ्रूट की स्किन होती है, जो छिलका होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल छिपे हुए होते हैं। इसलिए बार बार साथ में चावल और दालों को बार बार धोने से भी विटामिन और मिनरल्स उनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी कुकिंग का तरीका सुधारना चाहिए जिससे हमारे खाने का फूड का टेस्ट बढ़े और साथ में इसको पचाना आसान हो जाए। उसी समय पर कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस भी होता है ना। बहुत से यूज़फुल प्रोटीन जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा पानी डालकर पकाएं और बाद में वो पानी निकाल दें। जैसे चावल हम पकाते समय ढेर सारा पानी डालते हैं और फिर उसको पके हुए चावल में से वो मोटा पानी निकाल दिया जाता है जिससे उसका फैट, स्टार्च पूरा चला जाता है। विटामिन सी वो पानी में आसानी से गरम करने से आसानी से नष्ट हो जाता है। इसलिए जो विटामिन सी वाले फूड हैं उन समझदारी इसी में है कि हम उनको कच्चा ही अपनी डाइट में शामिल करें, है ना, कच्चे में ही खाएं विटामिन सी से रिच जो फूड होते हैं। अब बूझों ने सोचा कि फिर
जो फैट्स होंगे वो सबसे अच्छा होगा खाना। ऑल द टाइम कटोरी ऑफ फैट, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव, तो फिर एक कटोरी फैट खा लेना बहुत होगा एनर्जी के लिए। या एक कार्बोहाइड्रेट की एक कटोरी खा ले तो वो भी रिच फूड होगा, क्या नहीं है। तो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, उसने कुछ नहीं खाया, केवल फैट रिच फूड ही खाया। रिजल्ट क्या हुआ, ये फोटो देख रहे हैं आप, पता चला इससे क्या हुआ। वो रियल में फैट खाने से फैट हो गया, है ना। फ्राइड फूड जिनमें ढेर सारा ऑयल होगा, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब क्या है, फैट गिविंग है। इससे बहुत सारा फैट मिला जिससे वो ओबेसिटी का शिकार हो गया। क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है, ये रिच फूड नहीं हुआ, ये तो एक ही तरह का फूड खाने से ओबेसिटी के शिकार हो गए, मोटापे के शिकार हो गए आप। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होती हैं जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है। एक व्यक्ति जो एनफ फूड खा रहा है, लेकिन सम टाइम हो सकता है द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कि उस फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिसिंग है। और अगर ये चीज कंडीशन है वो एक लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो पर्सन जो है वो डेफिशिएंसी से सफ़र करने लगता है। वो डेफिशिएंसी एक न्यूट्रिएंट की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की भी हो सकती है। तो डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। वो बीमारियां जो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी, एक लंबे टाइम तक उनकी कमी की वजह से होती हैं, उन्हें बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं 5th क्लास में इसका चार्ट। ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ऐसे करके पढ़ा है ना आपने। ओके, अगर एक पर्सन को एनफ प्रोटीन नहीं मिलता उसके फूड में लंबे टाइम के लिए, तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, उसका चेहरा सूज जाएगा, उसके बालों का रंग उड़ जाएगा, मतलब वाइट होने लगेंगे बाल, उसकी स्किन खराब हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। अगर अब दूसरी कंडीशन, अगर एक व्यक्ति के फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी रहती है एक लंबे टाइम तक, तो फिर क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है पूरी तरह रुक जाएगी। इस तरह का जो व्यक्ति है वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हो जाएगा, और इतना भी हो सकता है कि वो हिल भी ना पाए। अब डिफरेंट विटामिन की कमी से भी अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए अगले पेज में टेबल दी है। सारी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो बैलेंस डाइट लेने से ठीक हो सकती हैं, रोकी जा सकती हैं। इस चैप्टर में हमने खुद से ये पूछा कि क्यों डिफरेंट रीजन से अलग अलग रेंज का डिफरेंट फूड मिलता है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम पाते हैं वो इसीलिए है कि उस एरिया के रहने वाले लोगों की जो सर्टेन ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, इसलिए उस तरह के फूड वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं और उसी को मेन डाइट बना के रखा गया है। अब पढ़ते हैं हम ये टेबल 2.3 नंबर की टेबल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे ऐसे का ऐसा मेमोराइज करना है, कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक, फिर विटामिन बी बेरी की कमी से होता है, इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और काम करने के लिए एनर्जी बहुत कम रह जाती है। फिर विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, कमज़ोर दांत, और बहुत लंबा टाइम लगता है घाव भरने में देरी लगने लगती है। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसमें आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट और टेढ़ी हो जाती हैं। फिर कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसे हिंदी में घेंघा रोग भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, जो गले की ग्लैंड्स होती हैं वो फूल जाती हैं, गला फूल जाता है और ख़राब दिखने लगता है। साथ में बच्चों में मानसिक कमजोरी भी आ जाती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे वीकनेस रहती है, बहुत व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और अलग अलग बीमारियों से परेशान रहने लगता है। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। पहला है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट लिखिए। वो 7 न्यूट्रिएंट आपको लिख देने हैं जो अभी तक आपने पढ़े। सेकेंड, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में देखिए, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए हमें प्रोटीन, तो प्रोटीन कर दिया। थर्ड है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। गुड आई साइट के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए। फिर है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। एक मिनरल जो हमारी बॉडी की बोन्स को हेल्दी रखता है, दैट इज विटामिन डी। ओके, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स। फैट में रिच 2 फूड बताओ। बटर, घी। स्टार्च तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस। ठीक। थर्ड है डाइटरी फाइबर, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। फिर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हो गया पल्सेस और मिल्क, एग, मीट। टिक द करेक्ट। ओके, बाई ईटिंग राइस अलोन, मतलब ट्रू फॉल्स है, ठीक है। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। केवल चावल खाकर हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, नो, फॉल्स। सेकेंड, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, यस, ट्रू। अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो डेफिशिएंसी डिजीज को रोका जा सकता है। सी है बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। हमारी बॉडी के लिए, है ना, बैलेंस डाइट जो होती है उसमें अलग अलग टाइप के फूड आइटम होने चाहिए, यस होने चाहिए, तभी तो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलेंगे। नेक्स्ट है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। अकेला जो मीट होता है उसी से सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे क्या, नहीं। मीट से फैट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन आपको विटामिन और मिनरल्स, रफेज तो नहीं मिल रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। अब फिलअप्स करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है डिजीज, रिकेट्स, रिकेट्स, RICKETS। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ कॉजेज अ डिजीज नोन बाय बेरी-बेरी। बेरी-बेरी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी, स्कर्वी, SCURVY। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। हमारे फूड में विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर विजन की बीमारी हो जाती है। इस एक्सरसाइज को कॉपी में लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे, मेमोराइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।